और जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, कानून की जानकारी जो रखना चाहते हैं, जो उत्सुक है अलग अलग कानून की जानकारी लेने को, उनके लिए हम आज से एक विशेष एपिसोड शुरू करने जा रहे हैं। और इस दौरान अधिवक्ता ब्रिजेश मिश्रा जी मेरे साथ उपस्थित रहेंगे और कुछ कानून के बारे में हम उनसे चर्चा करेंगे, कुछ जानकारी लेकर आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ललन जी। विजय जी, आज चूँकि पहला एपिसोड है और पहले एपिसोड में हम जो है विशेष तौर पर महिलाओं के अधिकार, साथ ही जो कोर्ट मैरिज जो होता है, कोर्ट मैरिज के बारे में हम जान लेना चाहेंगे। ज़्यादातर देखा जाता है कि लव होने के बाद लव मैरिज या कोर्ट मैरिज होता है, लेकिन उसके बाद का जो सिचुएशन होता है मुझसे बेहतर शायद आप लोग जानते हैं, और किस तरह की परिस्थिति चल रही है आज के दिनों में, शायद जानकारी काफ़ी अधिक होगी इस बारे में। तो इस बारे में मैं जान लेना चाहूँगा कि प्यार तो होता है, लेकिन जब प्यार शादी तक पहुँचता है तो तलाक तक पहुँचने में ज़्यादा समय लगता नहीं है और लोग जो है कोर्ट के दरवाजे खटखटाने लगते हैं। तो इस बारे में क्या एक्सपीरियंस है, मैं थोड़ा आपसे जान लेना चाहूँगा। देखिए ललन जी, इस बारे में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लास्ट 15 ईयर्स के अराउंड में लगातार डिवोर्स केसेस की जो रेट ऑफ फाइलिंग है उसमें बहुत ही तरीके से बढ़ रहा है। वो जो डिवोर्स केसेस सपोजिंग 2006, 2008, 2010 के पीरियड में टोटल नंबर ऑफ डिवोर्स केसेस अगर 100 फाइल होते थे तिनसुकिया जैसे डिस्ट्रिक्ट में, तो आज के डेट में वो बढ़कर 250, 300 तक पहुंच चुके हैं। कितने दिनों में? तकरीबन ये लास्ट 8-10 सालों के अंदर अंदर। ये जो सामाजिक व्यवस्था, जो हमारी इंडिया की जो सामाजिक व्यवस्था जो टूट रही है, कंसेप्ट ये था कि जॉइंट फैमिली होनी चाहिए। जॉइंट फैमिली से कंसेप्ट हुआ कि न्यूक्लियर फैमिली होनी चाहिए। अब तो फैमिली ही नहीं होनी चाहिए, ये कंसेप्ट हो गया। अब क्या हो रहा है इसमें, मुख्य कारण क्या हो रहे हैं जो हमें मिल रहा है? जब क्लाइंट्स आते हैं, चाहे वो लड़का पक्ष हो या लड़की पक्ष हो, जब भी क्लाइंट्स आते हैं वो कहते हैं कि अब उनकी जब समस्याएं हम सुनते हैं कि आखिर आपकी शादी में साल भर हुई है मैरिज को, क्या दिक्कत आ गई? प्यार कितने वर्षों का होता है? अच्छा, उससे कई गुना बिल्कुल सही पकड़े हैं आप। इसमें तकरीबन उनसे पूछा जाए कि आपकी हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट होती है, तो कहते हैं कि हमारा लव तो 8 साल चला, हमारा लव तो 10 साल चला और उसके बाद मैंने शादी की, हमारा लव 4 साल चला, हमने शादी की, पर उसके बाद जब देखा जाए तो शादी होने के कितने दिनों बाद आप मेरे पास आ गए या आ गई, तो साल भर हुआ है, 2 साल हुआ है। तो अमूमन ये पीरियड उनके लव से तो कम ही रहता है। तो होता क्या है कि जब हम उनसे जानकारी लेते हैं, पूछते हैं कि ठीक है क्या क्या समस्याएं हैं, तो समस्याओं में मेन मुख्य कारण आज की डेट में जो आ जाती है वो रहती है मोबाइल। फर्स्ट एंड लास्ट रीज़न, आप शुरू से अंत तक जब उनकी स्टोरी हम लेते हैं उसमें मोबाइल 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 होता ही होता है। अब मोबाइल से सारी चीज़ उनकी स्टार्ट हो जाती है। होता यूँ है, कहते हैं कि मेरे हस्बैंड के मोबाइल में व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं 5-5, 6-6। एक बना हुआ है उनके स्कूल टाइम के फ्रेंड्स का, एक बना हुआ है उनके कॉलेज टाइम के फ्रेंड्स का, एक बना हुआ है उनके ऑफिस टाइम के फ्रेंड्स का, एक बना हुआ है उनका पिकनिक वाले फ्रेंड्स का, एक बना हुआ है उनके जो रिलेटिव्स के हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप। उन व्हाट्सएप ग्रुप्स में फिर से वो खंगालते खंगालते अंदर पहुँचते पहुँचते ये पता कर लेती हैं कि आखिर किस फ्रेंड से ज़्यादा बात हो रही है, किस फ्रेंड से कम बात हो रही। तो इस तरह का सिचुएशन जो है शक का जो बेस बना रहा है वो मोबाइल होता है। अब मोबाइल पे ज़्यादा वक्त देना ये भी एक समस्या हो रही है। रील्स देखना, वीडियोस देखना, लगातार मोबाइल पे रहना, चाहे कोई भी हो, चाहे स्पाउस हो या हस्बैंड हो, कोई भी हो, तो ये कंप्लेंट, और इस वजह से क्या होता है, एक दूसरे को समय नहीं दे रहे हैं। समय नहीं दे रहे हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है। इसलिए ये एक मुख्य कारण होते जा रहा है उनके बीच डिवोर्स के लिए। अब चलिए आगे, समस्या हो गई। एक चीज़ इसी में बीच में जान लेना चाहूँगा, पुराने समय में जो अनबन की मूल कारण जो होती थी, सास हुआ करती थी। विशेष तौर पर जब हम खंगोले मूवी भी, अगर हम हिंदी मूवी देखें, कम से कम सास को राहत मिली है।
उन पर आरोप नहीं लगा। हाँ, बहुत सारे केसेस में अब सास और ससुर को रिलीफ मिली है। हाँ, देवर देवरानी को भी रिलीफ मिली है। होता क्या था, पहले मैंने वही कहा ना, पहले जॉइंट फैमिली का जब कंसेप्ट था तब सास ससुर देवर देवरानी ननद सब जो है वो इन्वॉल्व हो जाया करते थे और उन पे एलिगेशंस आता था। ठीक है, अमूमन हाँ, जो इस तरह के केसेस में जब वोमेन जब लगाती थी एलिगेशन। और अब क्या है, न्यूक्लियर फैमिली, अब तो सास ही नहीं है, ससुर ही नहीं है घर में, तो लड़े किससे? तो या तो हस्बैंड वाइफ से लड़ रहा है या वाइफ हस्बैंड से लड़ रहे हैं, आपस में लड़ाई हो जा रही है। तो ये बिल्कुल आपने सही कहा कि अब सास को बिल्कुल राहत है इस मामले में कहीं ना कहीं। तो अब होता है क्या है कि मान लीजिए हो गया झगड़ा, डिवोर्स पे आ गए, पर डिवोर्स लेना है, मेंटेनेंस लेना है, ये तो अब क्या है, वुमेन के लिए मैं आपको राइट्स बता दूं थोड़े बहुत। इसमें क्या है, हमारे इंडिया के कानून में खास ख्याल रखा गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं वुमेन और मैन जो है वो इक्वल नहीं रह पाए। ठीक है, हमारे समाज में तो एक खास ख्याल रखा गया कि किस किस तरह के कानून बनाया जाए, कैसे प्रोटेक्ट किया जाए वुमेन के राइट्स को। तो जो हम कहते थे अबला नारी हैं या ऐसा है कुछ, वो अगर कानून का सही इस्तेमाल किया जाए और सही इस्तेमाल करें और सही तरीके से केसेस को प्रोसीड किया जाए, तो अबला नारी का कंसेप्ट तो बिल्कुल नहीं है। नारी मजबूत है, स्ट्रांग है और बहुत ही सुदृढ़ है आज के कानूनी तौर पर। उनको पता होना चाहिए कि उनकी राइट्स क्या है। इसीलिए आपका ये प्रयास है, ये प्रयास भी काबिल तारीफ है कि इस वीडियो से, इस न्यूज़ से कहीं ना कहीं जो भी महिलाएं इसको देखेंगी, उनको, कुछ लोगों को तो ज़रूर इसमें से ये नॉलेज मिलेगी कि आखिर ऐसे सिचुएशन अगर कभी उनके लाइफ में आ जाए तो वो क्या कर सकती हैं और क्या नहीं कर सकती। देखिए, शुरुआत कर सकते हैं FIR से। पहले कोई भी आपके ऊपर मानसिक प्रताड़ना या शारीरिक प्रताड़ना या आपके साथ कोई इस किस्म का दुर्व्यवहार कि आप अपनी ज़िंदगी उस सामने वाले के साथ नहीं बिता सकती, तो आप शुरुआत कीजिए FIR से। पर FIR से भी पहले आप किसी वकील साहब से ज़रूर मिलिए, सजेशन लीजिए और उसके बाद ही वहाँ से स्टार्ट लीजिए अपने FIR को और अपने प्रोसीडिंग्स को। सबसे पहले FIR कीजिए, जो पहले 498A में हुआ करता था IPC में, अभी उसकी सेक्शन चेंज कर दी गई है, भारतीय न्याय संहिता के मुताबिक अब रजिस्टर होगा। तो FIR रजिस्टर हो गया, पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, चार्जशीट फाइल करेगी। उसके लिए वो पैनल सेक्शन है जिसमें हस्बैंड या हस्बैंड के रिलेटिव्स जिसके भी खिलाफ आपका कंप्लेन है, जेल का प्रावधान है उसके अंदर। वो एक तरफ हो गई। उसके बाद वुमेन ये कर सकती हैं कि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड जाके केस ऑफ मेंटेनेंस फाइल कर सकती हैं। वो मंथली मेंटेनेंस मांग सकती हैं। अब मंथली मेंटेनेंस मांगने के लिए भी दो कानून हैं। एक जो CRPC के तहत जो अब बन गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसके तहत वो मांग सकती हैं। और दूसरा, अगर वो हिंदू हैं तो हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से वो वहाँ पे भी एक मेंटेनेंस क्लेम कर सकती हैं, मंथली वो भी। और वहाँ पर लास्ट में जाकर वो एलिमनी भी क्लेम कर सकती हैं। फिर वो तीसरा केस वो फाइल कर सकती है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में डायरेक्टली टू द मजिस्ट्रेट वो FIR वो कंप्लेंट फाइल करेंगी और वहाँ पे एक मुकदमा चलेगा। वहाँ पे कई किस्म के प्रोटेक्शन ऑर्डर वो ले सकते हैं। ये अमूमन जानकारी नहीं होती है वुमेन को कि किस तरह के प्रोटेक्शन उनको मिल सकते हैं। ऐसी स्थितियों में प्रोटेक्शन उनको मिल सकता है कि वो जो जिस घर में रहती थी अपने ससुराल में, वहाँ पे शेयर्ड हाउस होल्ड जो घर उसमें उनका हक उस वक्त तक बरकरार रहेगा। और ये ऑर्डर वो कोर्ट से ला सकती हैं कि उनको उस घर से ना निकाला जाए। एक दूसरा, वो ये भी ले आ सकती हैं ऑर्डर कि अगर उनको निकाल दिया गया है तो उनको उस घर में दोबारा जगह दी जाए। तीसरा, वो ये भी ला सकती हैं उसके अंदर प्रोटेक्शन ऑर्डर कि वो मॉनेटरी प्रोटेक्शन उनको दिया जाए, पैसे उनको दिए जाएँ ताकि वो चल सकें, अपने मुकदमे लड़ सके, अपना पेट पाल सके। फिर उसके साथ साथ ये भी उसके अंदर आता है कि जो जॉइंट प्रॉपर्टी होती है, जो शेयर्ड हाउस होल्ड बोलते हैं, जॉइंट प्रॉपर्टी ऑफ द हस्बैंड और उनके परिवार वालों का, जिसमें इनका हक है या हक बन चुका है शादी के माध्यम से, उसमें कोई 1 इंच किसी भी तरह की कोई भी प्रॉपर्टी को सेल आउट नहीं किया जा सकता। उसके लिए स्टे ऑर्डर निकल सकता है अंडर द DV एक्ट, प्रोटेक्शन ऑर्डर जिसको हम बताते हैं। तो इस किस्म के वो प्रोटेक्शन ऑर्डर्स ले सकते हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत। अभी तक आपने सिर्फ महिलाओं का अधिकार ही कहा है, लेकिन जो पुरुषों को हम नहीं छोड़ सकते, कभी वो भी सताए जाते हैं, उनके ऊपर भी अत्याचार होता है, इस तरह के केसेस भी आते हैं। और सोशल मीडिया के युग में इस तरह की भी देखी जा रही है कि 2-2 बच्चों 3-3 बच्चों की माएँ अपने पति को छोड़कर भाग जाती है, जिससे मानसिक तौर पर पुरुष भी जो है उन पर काफ़ी अत्याचार होता है। समाज में उनकी जो जिस तरह की एक बेइज्जती कहे तो गलत नहीं होगा, इस तरह की परिस्थिति होती है, तो उनके पास किस तरह का प्रावधान है कोर्ट में जाने का?
देखिए ललन जी, ये बात सही है कि पुरुषों के लिए भी प्रोटेक्शन होना चाहिए और पुरुषों के साथ भी ऐसी घटना घटती है, पर साथ साथ ये भी हमें मानना पड़ेगा महिलाओं के क्षेत्र में केस में भी और पुरुषों के केस में भी ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। अगर कोई महिला, जैसा आपने सिचुएशन एक बताया कि 2 बच्चे की माँ होने के बावजूद भी कहीं और चली जाती हैं, किसी और के साथ चली जाती हैं, इस तरह के जो सिचुएशन अमूमन देखने को मिलते हैं या रेस्पेक्ट का जो हनन होता है, देखिए इसमें स्पेशली तो अभी तक हमारे भारतीय कानून या हमारे पार्लियामेंट ने अभी तक ये नहीं समझा और जाना है और इस बात की महसूस नहीं की गई है अभी तक कि महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी सताए जा रहे हैं। जब तक इस बात को समझ नहीं जाए हमारे पार्लियामेंट के लोग, तब तक इस पर स्पेसिफिक कानून तो नहीं आएगा। तो अभी तक स्पेसिफिक कानून तो नहीं आया कि अगर शादी में महिला की जगह पुरुष सताया जा रहा है तो वो इस स्पेसिफिक प्रोविजन के तहत वो केस फाइल कर सकता है। मतलब कॉम्पनसेशन जो होता है सिर्फ महिलाओं के लिए ही अभी तक कानून बना है, पुरुषों के लिए कुछ भी नहीं। नहीं, कंपनसेशन के मामले में अगर बताऊं, कंपनसेशन अगर मॉनेटरी टर्म्स पे तो वो है, वो कानून हिंदू मैरिज एक्ट के तहत है। पुरुष भी डिमांड एब्सोल्युटली डिमांड कर सकता है। पुरुष अगर घर का कामकाज कर रहा है, पुरुष अगर घर बैठा हुआ है, महिला कामकाजी है बाहर जाकर, महिला जो है पुरुष के पास कोई भी उस तरह की प्रॉपर्टी या उस तरह का अचल चल संपत्ति नहीं है जिससे कि वो अपने जीवन का गुजारा कर सके, लेकिन जो उसकी महिला पार्टनर, उसकी पत्नी जो है, अगर वो अचल चल संपत्ति की मालकिन है, वो नौकरी पेशा है और वो सारा घर का खर्च चला रही है, लेकिन पुरुष अगर महिला वाला दायित्व तो निभा रहा है, तो उस सर्कमस्टांस में पुरुष भी उनसे मंथली मेंटेनेंस का क्लेम कर सकता है, जो दिया भी जाएगा अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट। ऐसा निर्णय बहुत रिसेंट ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट का निर्णय भी इस मामले में 2024 में भी आया है। अभी 3 तलाक का जो मुद्दा है काफ़ी चर्चा में रहा है, और चूँकि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत आपने जो बातें बताई, लेकिन अब जो कानून है लगभग बदल चुका है 3 तलाक का जो मुद्दा है उसके बाद। तो मुसलमान महिलाओं के लिए विशेष तौर पर आप किस तरह के कानून उनके लिए बनाए गए हैं, और तलाक की बात अगर आती है तो उनके लिए किस तरह का व्यवस्था है, यह भी जानना चाहूँगा। कानून मोहम्मडन्स में बदली होने के बाद से एक बड़ी ही विचित्र स्थिति पैदा हो गई है कि हस्बैंड को अगर डिवोर्स लेना हो या डिवोर्स देना हो अपनी मुस्लिम हस्बैंड को, तो वो अपने वाइफ को किस प्रकार से दे, कहाँ जाए, किस प्रोविज़न के तहत दे। तलाक का तो सिस्टम ख़त्म। तलाक का सिस्टम अगर गलती से कर भी दिया तो जेल तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो क्रिमिनलाइज कर दिया गया, पेनलाइज कर दिया गया अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम वुमेन्स एक्ट के तहत। तो वहाँ पे क्या है कि अब तलाक का जो सिस्टम ये है कि इस तरीके से तो नहीं दे सकते हस्बैंड लोग। अब वाइफ जो है कैसे क्लेम करें, मुस्लिम वुमेन्स कैसे क्लेम करें हस्बैंड्स के अगेंस्ट, उसके लिए देखिए अभी भी कानून बहुत ही क्लियर है इस बारे में कि जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो 2023 में आया, उसके तहत क्लियर कट प्रोविज़न है कि मुस्लिम महिलाएं भी अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती हैं। एक बात। दूसरा बात, स्पेशल मैरिज एक्ट, उनकी शादियां अगर रजिस्टर्ड हैं स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत, जो कि अमूमन लव मैरिजेज में स्पेशल मैरिज एक्ट यूज़ किया जाता है, जिसको हम बोलचाल की भाषा में कोर्ट मैरिज कहते हैं, तो वो जो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत कोर्ट मैरिज अगर किसी ने कर रखा है तो उस एक्ट के तहत जाकर मुस्लिम वोमेन भी अपने हस्बैंड से एलिमनी या मेंटेनेंस और जो भी इस तरह की प्रोटेक्शन है वो सारी प्रोटेक्शन उनको मिलेगी। जी विजय जी, थोड़ी जानकारी जो है हमने जो है आज पहला एपिसोड था और महिलाओं को लेकर विशेष तौर पर हमने जानकारी लेने की कोशिश की, उनके अधिकार को लेकर जो है जानकारी लेने की कोशिश की, और एक एपिसोड में और एक विषय को लेकर चर्चा करेंगे और एक कानून के बारे में आपसे जानकारी लेकर हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल जो आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद लन जी। बहुत